Hello friends, good afternoon. Welcome to the Principal Induction Training today and again. Friends, today's topic is psychology of training and stress management. The first session is psychology of training and the second session stress management. And today's expert is Mr. Vivek Joglekar sir. Is retired bank officer from Bilaspur. So friends, again welcome. Sir Vivek Joglekar sir, welcome sir to our this session sir. Can you hear me sir? Thank you very much sir, thank you. Sir, welcome sir again to our SCRT. All these are principals sir, School of Excellence. Okay. Our participants So nice. are principal of School of Excellence. So about 12 participants are added here and gradually they come, they join here. So we have to start the session, sir. Right. So please, Should I sir, start now? take your sir. Okay. Sir. Thank Okay, you. sir. And I welcome all the participants today in the session. That is the first session which is on principle or psychology of learning. And I would basically try to communicate with you in bilingual mode. That is, some part I would be talking to you in English, some in Hindi, because the primary purpose is to communicate my observations and whatever I want to share with you. But first of all, I must say you're all very senior Gurujan in the era of education. So I'm so happy to interact with you. But the basic principle which lies behind the learning mechanism of human being is very important and it varies with age. आपने देखा होगा कि बच्चों के लर्निंग की स्टाइल और एडल्ट्स के लर्निंग की स्टाइल बिल्कुल अलग होती है. लर्निंग और ट्रेनिंग मैं दोनों को एक सिनोनिम की तरह यूज करूंगा क्योंकि लर्निंग इज ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज लर्निंग. They are very close to each other. So the psychology of learning with respect to a child and with respect to adult, they are two absolutely different things. Now, before I come to my subject, मैं एक महाभारत की एक बड़ी वेल नोन कहानी के साथ आपसे चर्चा शुरू करना चाहता हूं. बात आपको मालूम है, मैं केवल उसको एक एंगल देना चाह रहा हूं. जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो शुरुआत में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि साहब आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए. कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा किया. अर्जुन ने दोनों ओर देखा और बड़ा उद्विग्न हुआ. ही वॉज वेरी मच रेस्टलेस. और उसने कृष्ण से ये कहा कि भाई मेरे को तो इस लड़ाई में कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा है. ये निरर्थक युद्ध है जिसमें दोनों ओर से मेरे ही लोग मारे जाएंगे और इसलिए मैं सोचता हूं कि ये लड़ना बेकार है. दिस वार इज फ्यूटाइल, यूजलेस एंड वी नीड नॉट फाइट. अर्जुन ने जब इस बात की घोषणा की तब कृष्ण वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग. ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड and he was waiting for further narration from Arjun. Few minutes passed and then Arjun again said कि प्रभु, I am little bit confused. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अगर लड़ता हूं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं अपनों को ही मारता हूं. At the end, we are the losers, no one is gainer. और अगर मैं नहीं लड़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहेंगे कि मैंने अधर्म के सामने सरेंडर कर दिया.
एक राइट कॉज के लिए, उसकी सक्सेस के लिए मुझे जो करना चाहिए था एक योद्धा के रूप में, वो मैंने नहीं किया और इसका लांछन मुझ पर होगा। तो मैं ये इसके बीच में चयन नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अर्जुन के इस स्टेटमेंट पर कृष्ण मुस्कुराए और केवल मुस्कुराए पर उन्होंने कहा अभी भी कुछ नहीं। फिर कुछ मिनट गुजरे और उसके बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहा हूं और त्वमेव शरणम मम, मैंने मैं आपको शरण हूं, आप जो कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के ये बेसिक 3 स्टेज कृष्ण ने हमको इस इंटरेक्शन के माध्यम से समझाए, एंड पर्टिकुलरली अबाउट द एडल्ट लर्निंग मैकेनिज्म, जिसको कि हम लोग आजकल के पैरालांस में एंड्रेगॉगी कहते हैं, द साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग। इसका कोर जो है वो कृष्ण ने ये एक छोटे से एनेक्डोट में हमारे सामने रखा। बात नंबर 1, पहली बार जब अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, तब कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, ही वेटेड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस और अदर नरेशन। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी एडल्ट को ट्रेनिंग या लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, एंड इफ द पर्सन हैज ऑलरेडी डिसाइडेड ऑन समथिंग, no learning can take place. Whatever you say will be rejected altogether because the adult has taken a stance that he has decided. He has decided in a particular way. And in the process, if something is attempted at, what happens is nothing is received, everything is rejected. और इसलिए that is not the right point when the training or learning should start or should take place. Now the second stage is one where an adult is confused. वो दोनों ओर से आर्ग्यू कर रहा है कि he has some argument in favor of the learning, he has some argument against the learning. इस कंडीशन में कृष्ण का रिस्पॉन्स देखिए क्या था, वो मुस्कुराया। इसका मतलब यह है कि the person had drifted from a strong subtle point to a way where he says that he is confused to do or not to do वाली मनोदशा में वो आके फंसा है। परंतु यहां भी कृष्ण ने उसको भगवत गीता या गीता का संबोधन उसको नहीं दिया। इसका केवल एक कारण है कि जब एक आदमी कंफ्यूज होता है तो वो अभी भी लर्निंग के लिए suitable psychology में आया नहीं है। What happens in such condition is, if you talk in favor of the situation, the receiver takes the other end. वो against stand लेकर के he enters into an argument. It is never a discussion, but it is generally an argument, and he would take the other side and defend the other side. अगर कृष्ण ने कहा होता कि तुमको लड़ना चाहिए, तो अर्जुन अपनी पूरी ताकत से ये बताने के लिए भिड़ जाते कि नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत नुकसान होने वाला है। पर अगर कृष्ण ने ये कहा होता कि नहीं लड़ना चाहिए, तो तत्काल कृष्ण जो है वो सेकंड स्टांस, अर्जुन जो है सेकंड स्टांस लेते और कहते क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल लड़ना चाहिए, अधर्म के सामने हम ऐसे ही सरेंडर होंगे क्या। लर्निंग तो बिल्कुल नहीं होती, एक डिस्कशन आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट लर्निंग या ट्रेनिंग में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन या स्टेज है, जिसमें अगर एक इंसान कंफ्यूजन को एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, इसमें भी कुछ गड़बड़ी दिख रही, उधर भी कुछ गड़बड़ी है, तब भी ये एक सुटेबल साइकोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। और ऐसी कंडीशन में भी आप लर्निंग को स्टार्ट नहीं कर सकते। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज त्वमेव शरणम मम। You have to surrender to the person who wants to deliver you something.
You have to accept this fact that there is something which I don't know, and the deliver करने वाला जो इंसान है उसके पास मेरे से कुछ बेहतर इंफॉर्मेशन है, और इसीलिए मुझे उसके प्रति रिसेप्टिव होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है जो हमको कृष्ण के महाभारत के इस घटनाक्रम से मिलता है। तो पहली बात जो मैं आपको इस शुरुआत में कहना चाहता हूं वो केवल इतनी है कि किसी भी एडल्ट को, चाहे अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करने की स्टेटस में हो, तो इस बात का ध्यान रखिए कि प्रॉपर मनोदशा या रिसेप्टिविटी की कंडीशन अगर नहीं बनी है तो आपका किया गया हर प्रयास व्यर्थ जाएगा, कुछ भी रिसीव नहीं होगा। इट विल बी ए गुड टाइम पास, एक दूसरे को प्रोग्राम खत्म होने पर बधाई दी जाएगी, परंतु जो आदमी घर जाएगा उसको लगेगा टाइम वेस्ट हुआ, कुछ नहीं मिला। पर अगर आप रिसीविंग एंड पे हैं तो इसको मैं कहूंगा कि अगर हम किसी ट्रेनिंग सेशन में या लर्निंग मैकेनिज्म में एज ए रिसीवर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो हमको रिसीविंग के प्रति पूरी तरह से ओपन माइंड के साथ बैठना होगा, विदाउट एनी आर्गुमेंट, विदाउट एनी प्री कंडीशन। और अगर हम ये कर पाते हैं तो फिर लर्निंग जो है वो स्टार्ट होती है। एक बात मैं इसके पहले आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा आगे बढ़ने के पहले, कि आप देखिएगा कि दरअसल जब हम ट्रेनिंग या लर्निंग मैकेनिज्म में ज्वाइन करते हैं या चालू होते हैं तो दरअसल होता क्या है, व्हाट आर द बेसिक ट्रेनिंग इनपुट्स। आई टेल यू सर, there are basically 4 parameters which are taken care of in any type of mechanism, any type of training or any type of learning situation. One factor is transfer of knowledge, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का आदान प्रदान होता है। जैसे आप देखेंगे स्कूल एजुकेशन में मोस्टली प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल और थोड़ा सा हाई स्कूल के लेवल तक नॉलेज इनपुट पर ज्यादा जोर है। सम बेसिक इंफॉर्मेशन इज गिवन जो विच इज न्यू टू द रिसीवर, जो उसको उसके पहले मालूम नहीं है, तो a knowledge is imparted. That is one thing that takes place in any learning situation. The second parameter is known as skill. You impart some skill. पर मजेदार बात यह है कि skill is not imparted, skill is developed. Knowledge is imparted, skill is developed. And third factor in any training mechanism is experience. आपने देखा होगा कि कई बार जब सेमिनार या इस प्रकार की ट्रेनिंग सिचुएशन होती है उसमें हम लोग अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ, और उस एक्सपीरियंस के माध्यम से हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन जो होते हैं या उसमें हमारी जो कोई लर्निंग होती है वो हम पाते हैं। सो द थर्ड फैक्टर इन एनी लर्निंग सिचुएशन इज एक्सपीरियंस शेयरिंग। एंड फोर्थ वन इज नोन एज एटीट्यूड। आपका लर्निंग के प्रति नजरिया क्या है। तो ये 4 फैक्टर ही प्राइमरीली वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी लर्निंग या ट्रेनिंग मैकेनिज्म के प्राइमरी पैरामीटर्स होते हैं। ए नॉलेज इज इम्पार्टेड, स्किल इज डेवलप्ड, एक्सपीरियंस इज शेयर्ड एंड एटीट्यूड इज redressed. My dear friends, I am quite specific in the role of the factors of these learning mechanism. जैसे मैंने कहा आपसे कि the knowledge is imparted, that is the easiest thing that takes place. आपके यहाँ कोई सर्कुलर आता है, आप अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं, भाई इसमें पढ़ लीजिए, इसमें जो कहा गया उसको समझ लीजिए, जान लीजिए। That is, the knowledge has been imparted. Skill is another learning mechanism जो कि डेवलप की जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड इवन यू विल एग्री विद दैट, स्किल डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग होती नहीं। स्किल को डेवलप करना ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है जो स्किल डेवलप करने के नाम पे ज्वाइन किया है। किसी को भी मैं स्किल डेवलप करने की ट्रेनिंग नहीं दे सकता,
उस आदमी को खुद स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके स्किल को मास्टर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और धीरे धीरे वो उस स्किल को मास्टर करता है और एक दिन उसका एफिशिएंट परफॉर्मर हो जाता है। आपने देखा होगा, कभी गांव में मैं एक बार ऐसी घटना हुई कि एक कारपेंटर था, वो कुर्सी बना रहा था और उसका एक छोटा सा बेटा था। वो एक लकड़ी के कुंदे पर अ, खीला ठोकने का काम कर रहा था, यानी वो वाज ट्राइंग अटेम्प्टिंग एट नेलिंग द वुड। मैं ऐसे ही संयोग से वहां खड़ा था, तो मैंने कहा कि अरे भाई, वो देखो, वो अ, लड़का हथौड़ी और खीले से खेल रहा है, उसको लग जाएगा, वो हथौड़ी अंगूठे में लग जाएगी तो उसको तकलीफ होगी। तो कारपेंटर ने मुझसे कहा कि सर, जब तक वो खुद कोशिश नहीं करेगा वो काम सीख नहीं सकता। हो सकता है उसको लग जाए, परंतु उतनी जोखिम तो उठानी होगी। द पॉइंट इज, वो कारपेंटर कैसा कुर्सी बना रहा है या खीले ठोकता है या रंदा चलाता है या कैसे पॉलिश करता है, इसको देख करके उसका बेटा कारपेंटरी के स्किल को मास्टर नहीं कर सकता। ये काम उसको खुद करना पड़ेगा। द स्किल डेवलपमेंट जो है के लिए द पर्सन कंसर्न हैज टू टेक अप द टास्क। तकलीफ हो सकती है, कहीं चोट लग सकती है, परंतु दैट इज द ये लर्निंग प्रोसेस का वो एक हैजार्ड कह लीजिए हो सकता है। सो स्किल्स आर डेवलप। थर्ड पॉइंट जो होता है, जिसको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मानता हूं, एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हमारे लर्निंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और फोर्थ, जैसा मैंने कहा कि एटीट्यूड्स आर रिड्रेस्ड। अब कई बार ये कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जनरल एटीट्यूड डिफेक्टिव होता है? द पॉइंट इज यस। बाय इट्स ए बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर जो है ऐसा डेवलप हो जाता है कि अगर हमने अपने एटीट्यूड को करेक्ट नहीं किया तो हमारे एटीट्यूड में एक निगेटिव एटीट्यूड जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस में आता है। इस पर मैं थोड़े आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, पर ये 4 पैरामीटर और इन 4 पैरामीटर का रोल मैंने बताया। अब बात ये आती है कि साहब, ये what is the contribution of these 4 parameters in a human being? क्यों ये 4 पैरामीटर महत्वपूर्ण हैं? तो सबसे पहली बात अपन फिर जाएं, नॉलेज। तो नॉलेज के बारे में मैं ये कहूंगा कि नॉलेज एड्स टू द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर मेरे में नॉलेज नहीं होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ट होता। मैं शेकी रहता हूं, मैं अवॉइड करता हूं, मैं कन्फ्रंट नहीं करना चाहता, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अंदर से मैं बहुत अनस्टेबल हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। और इसीलिए लर्निंग प्रोसेस में, ट्रेनिंग मैकेनिज्म में नॉलेज इनपुट का बहुत जबरदस्त महत्व है, क्योंकि वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इट एड्स टू माय कॉन्फिडेंस। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने आपसे कहा था, स्किल विच इज शेयर्ड। अब ये स्किल का सिग्निफिकेंस ये है कि द डेवलपमेंट ऑफ स्किल एड्स टू एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल। आपकी कार्य कुशलता में लगातार उत्तरोत्तर सुधार जो होता है वो आपके स्किल डेवलपमेंट के और स्किल डेवलपमेंट की किस लेवल पर आप हैं उसके आधार पर वो तय होता है। हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, अब तो अब आने वाले समय में इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है, जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटी है या जूडो कराटे कोई सीख रहा है। अलग अलग लेवल के स्किल्ड कैटेगराइजेशन होते हैं। एक व्यक्ति ने करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान वाली जो बात है कि एक व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस करके इतनी एफिशिएंसी हासिल करता है कि उसका परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाता है। आपको अगर एफिशिएंसी लेवल पर, आपको अगर परफॉर्मेंस लेवल पर, सुपीरियर लेवल पर बने रहना है तो स्किल के डेवलपमेंट पर लगातार आपको काम करते रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत सारे
एम्फेसिस पाए जाते हैं। तीसरा मैंने आपसे कहा था एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है वो टाइम पास नहीं है। कई बार मैंने देखा है कि जो एडल्ट लर्निंग में जब एक्सपीरियंस शेयरिंग होती है, कोई केस स्टडी सुनाई जाती है या कोई आदमी अपने बारे में, अपनी किसी घटना के बारे में या अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस में उसने क्या ऑब्जर्व किया ये शेयर करता है, तो बाकी लोगों को ऐसा लगता है अरे यार ये तो ना अपनी अपनी सुना रहा है। दरअसल इसको सही नजरिए से देखे जाने की जरूरत है। अलग अलग तजुर्बे अलग अलग विजन को प्रोजेक्ट करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस शेयरिंग रिजल्ट्स इन वाइडनिंग द विजन। आपके दृष्टिकोण को समृद्ध करने का काम एक्सपीरियंस शेयरिंग के माध्यम से होता है। वरना होता क्या है कि जो मेरा अपना तजुर्बा है, हम मुझे बाद में ऐसा लगने लगता है कि साहब वही फाइनल है, वही जो है वो सही है, बाकी लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो दे आर नॉट वर्थ इवन लिसनिंग। जो कि एक ऐसा एटीट्यूड या ऐसा एक टेम्परामेंट एडल्ट होने के साथ साथ लोगों में घर कर जाता है। एंड बाय दैट अमाउंट आई एम लिमिटेड। मैं अपने आप को एक सीमा में बांधने लगता हूं। सो व्हाट इज in any learning situation, again, experience sharing should be taken very seriously because it widens my vision. मेरे नजरिए को, दृष्टिकोण को समृद्ध करने में अलग अलग चीजों को अलग अलग लोगों के द्वारा कैसे अनुभव किया गया, उसके उनके इन्फरेंसेस क्या हैं, और उन इन्फरेंसेस को अगर मैं ईमानदारी से सुनता हूं तो हो सकता है कि मेरी अपनी हैंडलिंग में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है एक्सपीरियंस शेयरिंग। और फोर्थ जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ट्रेनिंग मैकेनिज्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, वो है रिड्रेसल ऑफ एटीट्यूड। व्हाट हैपेंस इज आई जनरली से दैट द नेगेटिव एटीट्यूड इन एन इंडिविजुअल is not a crime. It's a natural situation where an individual enters into, and this natural situation emerges because of the childhood experience of the person. एक बच्चा जब पैदा होता है तब वो अपने आसपास जब देख रहा है कि सारे एफिशिएंट लोग हैं, वो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए सक्षम अपने आप को नहीं पाता। और इतना ही नहीं, अगल बगल उसके लोग जो हैं, जो उस पर बड़ा प्यार करते हैं, उससे बड़ा स्नेह रखते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने की इच्छा रखते हैं, परंतु बाय वर्च्यू ऑफ देयर बिहेवियर दे आर रेगुलरली गिविंग द मैसेज दैट यू आर इनकॉम्पिटेंट, आई एम कॉम्पिटेंट। ये एडल्ट लोगों के साथ होता है। हम कोई क्राइम नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा होता है। एक बच्चा है, आपने देखिए एक मोमबत्ती लगी है, बिजली गोल हो गई, आपने मोमबत्ती लगाई या लाइट लगाया, बच्चे को लगता है ये क्या है, तो वो उसकी ओर जाने की कोशिश करता है। अब आप जानते हैं कि मोमबत्ती पकड़ेगा तो हाथ जलेगा, तो आप तुरंत कहते नहीं बेटा नहीं छूना नहीं, हाँ। वो बच्चा ठिठक जाता है, वो कहता है वो नहीं जाता। वो खिड़की पे चढ़ने की कोशिश करता है, नहीं 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 बेटा तू गिर जाएगा, तू नीचे उतरा। The child tries to attempt at many things which the seniors around him are doing, and every time the seniors are preventing him from doing that task because the child is not skilled, it is the child is not efficient. परंतु by इस एक्शन के चलते बच्चे के मन में ये भाव आने लगता है कि शायद मैं बड़ा इनकॉम्पिटेंट हूं और लोग मेरे चारों ओर जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। इस भाव के साथ हमारी आपकी दुनिया शुरू हुई। साहब आपने देखा होगा वो सारी बातें जिनको हमारे सीनियर्स ने हमको मना किया, हमने अकेले में उसको करने की कोशिश की। ये हमने भी किया, ये मेरे बच्चे ने भी किया, और मेरे बच्चे के बच्चे भी वही करेंगे, क्योंकि वो एफिशिएंट बनना चाहता है, वो नॉलेज गेन करना चाहता है, वो स्किल मास्टर करना चाहता है। पर जब जब वहां सीनियर हैं वो उसको रोकते हैं। अब उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि साहब आप एफिशिएंट हो और मैं एफिशिएंट नहीं हूं, और इस भाव के साथ बच्चा बड़ा हो रहा है। पर द चाइल्ड इज ट्राइंग इट्स बेस्ट
to compete with you and come to the level of efficiency, knowledge at your level. यानी आपकी जो लेवल है उस लेवल तक कुशलता के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से वो आने की सतत कोशिश करता है। आपकी उलाहनाओं को झेलते हुए वो करता है। उस बेचारे को र बोलना नहीं आता, वो र को ल बोलता है, लोग खिल्ली उड़ाते हैं, परंतु वो लगातार र को बोलने की कोशिश करता है। जब आप बोलते हैं तो आपके मुंह की ओर देखता है कि ये र निकलता कैसे है, और जिस दिन उसके मुंह से एक्सीडेंटली र निकल जाता है उस दिन वो ऐसे सारे शब्दों को दोहराने लगता है घर भर में जिसमें र आ रहा हो। आपके बच्चे को पैंट पहनना नहीं आता, एफिशिएंट नहीं है, एक ही पैंचे में दोनों पैर चले जाते हैं, माँ हो, भैया हो, पिताजी हो, उसको उलाहना देते हैं, बेवकूफ पैंट पहनना नहीं आता, उतारो मैं पहनाता हूं। वो सोचता है मेरे से क्या गलती हो रही है। और एक दिन जब उसको ये समझ में आता है कि उसके दोनों पैर दोनों पैचों में चले गए, तब वो पूरी पैंट नहीं पहनता, वो आधी पैंट पहने हुए आपके पास आके दिखाने के लिए आता है, मुझे पैंट पहनना आ गया। He wants to share his achievement with you because he wants to come to your level. वो आप जैसा स्किल्ड और नॉलेजेबल बनना चाहता है, वो चीजों को जानना चाहता है, और इस प्रोसेस में बच्चा बड़ा हो रहा है। मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, आप कॉम्पिटेंट हैं, और धीरे धीरे मैं भी कॉम्पिटेंट हूं ये भाव उसमें आता है। परंतु उसके साथ एक हादसा होता है, और हर बच्चे के साथ वो हो जाता है लगभग। और वो ये है कि साहब कुछ चीजें जो घर में उसको बताई जाती हैं कि वो उस घर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और उसका पालन किया जाना उस घर की प्रतिष्ठा है, तो वो उसको पालन करने के लिए पूरी मेहनत करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूं, झूठ बोलना पाप है, मेरे को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कुछ है सच सच मेरे को बताओ, कोई बात नहीं, ऐसा माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं। और बच्चा भी सोचता है कि भाई हाँ, झूठ बोलना बड़ा भारी पाप है, झूठ नहीं बोलना। अब होता है एक दिन यह है कि साहब उसका बड़ा भाई या दीदी उसको जबरदस्ती मार देते हैं। बड़े हैं, उनको लगा कि गलत हो गया, मार दिया। अब मेरे को लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं। ये केस जब माँ और पिताजी के कोर्ट में जाती है तो साहब उसकी बात मान ली जाती है, मेरी सुनवाई नहीं होती। तो मेरे को लगता है कि यार ये झूठ बोल के भी ये बच रहे हैं और मैं फंस रहा हूं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सो दिस इज अनदर थिंग वेयर द चाइल्ड इज शॉक्ड। एक और मजेदार बात होती है, आपके पड़ोस में एक आंटी रहती है। वो आंटी एक दिन दोपहर को घर आती है और बच्चे की माँ से कहती है कि भाभी जी थोड़ा एक कटोरी शक्कर दीजिए, वो जरा चाय बनानी थी और शक्कर आज खत्म हो गई है, ये ला नहीं पाए। बच्चा देखता है कि माँ ने कहा कि क्या बताऊं बेटा, बहन शक्कर तो कल ही मेरे यहाँ अभी संयोग से खत्म हो गई है, होती तो मैं दे ही देती, घर की बात है। वो भी चले जाती है। और शाम के 4, 4:30 बजे बच्चा क्या देखता है कि माँ ने अपने लिए चाय बनाई और उस चाय में उसने शक्कर के डब्बे से शक्कर निकाल के डाली। उसको एक बात समझ में आती है कि झूठ बोलना मेरे लिए तो बहुत बड़ा पाप है, परंतु बड़े जो है बड़ी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब पहली बार उसको ये झटका लगता है कि गड़बड़ी केवल मेरे साथ नहीं है, गड़बड़ी कुछ बड़े लोगों के साथ भी है जो मुझसे अब तक बड़े एफिशिएंट और ज्ञानी दिखाई दे रहे थे, परंतु देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एडल्ट्स आल्सो। और इस प्रकार की घटनाएं उसके आसपास लगातार होनी शुरू हो जाती है। स्कूल जाता है, कुछ शरारती बच्चे शरारत करते हैं, वो झूठ बोल के बच जाते हैं, ये फंस जाते हैं। एक कोई मिठाई लाई जाती है, माँ बड़े भैया को कहते हैं चलो आधा आधा बराबर बांट लेना, भैया को आधा देना, आधा तुम रखना। और बड़े भैया जो हैं वो उसका 2 टुकड़ा करते हैं, एक आधा जो है वो बड़ा होता है और एक आधा जो है छोटा होता है। छोटा आधा मुझे मिलता है और बड़ा आधा उसको मिलता है, और रिपोर्ट ये हो जाती है कि साहब हाँ आधा आधा करके बांट दिया गया।
उस पर लोग भरोसा कर लेते हैं. सो द पॉइंट इज, now the child has started to learn that it is not only me who is wrong, but even the seniors are wrong. और ये जो बात है, ये एक्सपीरियंस में, एटीट्यूड में निगेटिव अप्रोच लाने लगते हैं. मैं ही गलत नहीं हूं, आप भी गलत हैं, आप भी झूठ बोलते हैं, आप भी कुछ गलतियां करते हैं. और इस निगेटिव स्टांस के साथ एक बच्चा बड़ा होने लगता है, जो प्रीचिंग और प्रैक्टिस के बीच में गैप की वजह से पैदा हो रहा है. और इसीलिए लर्निंग मैकेनिज्म में रिड्रेसल ऑफ निगेटिव स्टांस, जो कि एक स्वाभाविक स्थिति के रूप में इमर्ज होता है, उसके करेक्शन को भी हमको शामिल करना चाहिए. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ऐसा होता भी है. आप देखेंगे किसी भी ट्रेनिंग या लर्निंग मैकेनिज्म में नॉलेज इम्पार्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ स्किल, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिड्रेसल ऑफ एटीट्यूड, ये बातें होती हैं. और रिड्रेसल ऑफ एटीट्यूड इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज एक्चुअली द रिड्रेसल ऑफ एटीट्यूड increases the perpetual growth is ensured by attitudinal redressal. परपेचुअल ग्रोथ, वरना एक स्टैग्नेशन आ जाता है, एक मनोदशा बन जाती है कि मैं विक्टिम हूं, सारी दुनिया बदमाश है, सारी दुनिया मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, पीपल आर बैड अराउंड, देयर आर एक्सीडेंटली पीपल आर गुड, अदरवाइज दे आर नॉट गुड. तो ये जो एक मेंटल स्टांस लिए हुए लोग हम मेजॉरिटी आसपास अपने पाते हैं, कि इस वजह से है क्योंकि इनका एटीट्यूडनल रिड्रेसल नहीं हो पाया. अगर परपीचुअल ग्रोथ हम अपनी देखना चाहते हैं तो एटीट्यूडनल रिड्रेसल जो है वो बहुत जरूरी है. अब बात आती है थोड़ी सी इसमें एक और, कि एक एडल्ट के और एक चाइल्ड के लर्निंग प्रोसेस के कोर में क्या अंतर है. व्हाई द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड इज डिफरेंट. साइकोलॉजी ऑफ द साइंस ऑफ चाइल्ड लर्निंग को आजकल हम लोग पीडेगॉगी भी कहते हैं, और जो साइंस ऑफ एडल्ट लर्निंग है उसका टेक्निकल नाम एंड्रेगॉगी है. तो पीडेगॉगी और एंड्रेगॉगी के बीच में देयर इज a reasonable big gap. The entire mechanism, the psychological forces behind them are altogether different, and it has a reason behind. जैसे आप देखेंगे कि नजरिया जो है एक बच्चे का लर्निंग के प्रति कैसा है और एक एडल्ट का कैसा है, कोई दो चार पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं. जैसे टीचर पर डिपेंडेंस जो है वो एक चाइल्ड का टोटल होता है, जबकि एक एडल्ट का पार्शल होता है. एक बच्चा जिसको कुछ भी दुनिया में मालूम नहीं है, उसके लिए एक गुरुजी ने बताई हुई बात ब्रह्म वाक्य है, वो फाइनल है, उसने जो कहा वो अकाट्य है. बट दैट डज नॉट हैपन विद द एडल्ट्स. अगर जोगलेकर जी आपसे कुछ कह रहे हैं तो आप में से हर एक के दिमाग में ये बात चल ही रही होगी, ये तो ठीक है पर ये गड़बड़ है, ये नहीं जान, ये मैं नहीं मानता भाई. टोटल एक्सेप्टेंस इज नॉट देयर, इट कैनॉट बी देयर. यानी आप गलती कर रहे हैं, आप कोई क्राइम कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं. मैं केवल सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं, सिचुएशन को शेयर कर रहा हूं कि दिस इज व्हाट द रियलिटी इज. कमल के क को हम कैसे लिखते हैं, गणेश के ग को हम कैसे लिखते हैं, क्या ग को वैसे ही लिखे जाना चाहिए, ऐसा कहीं कानून है क्या? दो का पहाड़ा हमने क्यों रटा, इसके मेरे और आपके पास कोई उत्तर नहीं है, सिवाय इसके कि ऐसा ही मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था और मैं उस बताई हुई बात को जीवन पर्यंत अंतिम सत्य के रूप में मानूंगा. एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ द डे ऑल्सो. परंतु जोगलेकर कोई बात बता रहे हैं तो एक एडल्ट के लिए 100% उस पर निर्भर रहना या उसको स्वीकार करना ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि मेरा अपना नॉलेज, मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना स्किल कुछ दूसरे भी संकेत दे सकते हैं, जिसकी वजह से द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड एक्सेप्टेबिलिटी कुड बी डिफरेंट. सो दिस इज वन पॉइंट. दूसरा पॉइंट था डिपेंडेंस टोटल है. मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई बताएगा तो ही मैं जानूंगा
ये एक बच्चे की मजबूरी है। ये क्या है? ये पेन है। वो क्या है? पंखा है। वो क्या है? गिलास है। जब तक मुझे ये बताया नहीं जाएगा कि वो गिलास है, मैं नहीं जानूंगा कि वो क्या है, तो मेरी निर्भरता बताने वाले पर टोटल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पीडेगॉगी के फील्ड में इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज इज द मेजर शेयर ऑफ लर्निंग। 80 से 90% लर्निंग का जो कंपोनेंट है वो नॉलेज कंपोनेंट होता है। तीसरी चौथी में जब बच्चा आता है तो नंबर सीखा है, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। दिस इज द नॉलेज कंटेंट। परंतु मल्टीप्लाइंग 2 with 8 इज द स्किल पार्ट ऑफ इट, एंड दैट कम्स लेटर ऑन, जो कि बाद में सब्सिक्वेंट हायर क्लासेस में आता है। व्हेन आई एम ट्राइंग टू अप्लाई द नॉलेज कंटेंट टू सम यूज, सम प्रैक्टिस, तो जो स्किल का पार्ट है ये बाद में आता है। और इसीलिए जब तक मेरा नॉलेज स्टॉक वीक है, तब तक मेरा जो डिपेंडेंस ऑन द फैसिलिटेटर इज एब्सोल्यूट, वेयर एज इन केस ऑफ एडल्ट it is not absolute because I have my own knowledge stock. Similarly, acceptability as truth, ये भी पीडेगॉगी में एक बच्चे के लिए टोटल होती है। आप सबके अनुभव होंगे, मेरे और आपके सबके अनुभव होंगे ही, ये मेरा दावा है। मेरा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था, यूं कह लीजिए केजी से लेके प्राइमरी तक, उसके टीचर ने जैसा पढ़ाया वो उस बच्चे के लिए ही आदर्श था। कोई उसको प्रॉब्लम है और वो अगर प्रॉब्लम मैंने हल करने की कोशिश की और मैंने उसको वैसे ही नहीं बताया जैसा उसके टीचर ने उसको बताया है, वो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं आप गलत बता रहे हो, हमारे सर ने, हमारी मैडम ने ऐसा बताया है। वॉट एवर शी हैज सेड इज फाइनल। ये पीडेगॉगी में होता है, पर एंड्रेगॉगी में ये उतना नहीं होता। जैसे एक और बात होती है सुप्रीमेसी की। एक बच्चे के लिए उसका टीचर या फैसिलिटेटर सुप्रीम होता है, वो फाइनल होता है। परंतु एक एडल्ट लर्निंग मैकेनिज्म जो सिचुएशन होती है, उसमें फैसिलिटेटर को सुप्रीम के रूप में देखे जाने की मानसिकता नहीं होती, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आई एम एट पार विद द पर्सन हु इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, सो नॉट नेसेसरीली आई एक्सेप्ट हिम एज अ सुप्रीम। मैं कई बार जब पहले भी कोरोना के पहले जब क्लास लेने जाता था, तो जब मैं पहली बार क्लास में एंटर करता था, तो लगभग हर पार्टिसिपेंट जो कि आप जैसे सीनियर या कभी कभी थोड़े आपसे भी सीनियर होते थे, एक भाव मैं देखता था, अरे यार ये कौन आदमी आया है, अब क्या हमको सिखाएगा, हम लोगों ने क्या घात चीनी है इतने साल तक, ठीक है अब देखते हैं, अब झेलेंगे इसको भी। लगभग कुछ इस प्रकार के भाव उनके चेहरे से झलकने लगते थे। मेरे क्लास का पर्याप्त समय मुझे अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाने में खर्च करना पड़ता था। परंतु ये समस्या, ये चैलेंज एक बच्चे के लिए नहीं होता। उसके लिए तो जो गुरुजी, जो टीचर जो आया है पढ़ाने के लिए, वो जो पढ़ा रहा है वो सुपीरियर है ही। और ये बात आज भी आपके दिलो दिमाग में छाई है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। कैसे, मुझे बताइए। प्राइमरी स्कूल में या केजी के स्कूल में पढ़ाए हुए आपके जो टीचर्स थे, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपने कभी भी कोई डेटा इकट्ठा नहीं किया होगा, आज भी नहीं किया। आज भी वो मैट्रिक पास थे कि चौथी पास थे कि वो पढ़े ही नहीं थे, वो केवल पढ़ाने आते थे, ये आपके दिमाग में सवाल नहीं है। आपने तो ये मान लिया कि साहब उसने जो पढ़ाया वो मेरे लिए फाइनल था, क्योंकि वो मेरे लिए सुपीरियर है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाए हुए टीचर अगर आपके सामने आ जाएं, जो कि आज आर्थिक रूप से भी हमसे कमजोर होंगे, डिग्री और के क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी कमजोर होंगे, और एक कॉलेज के प्रोफेसर आपके सामने आ जाते हैं,
दोनों एक साथ अगर आ जाएं, मेरा दावा है आपको प्राइमरी स्कूल के टीचर को देख करके जो श्रद्धा का भाव पैदा होगा, पांव छूने का मन करेगा, वो कॉलेज के प्रोफेसर के लिए नहीं करेगा. द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट that you had accepted the school teacher as the supreme commander of your building. आपके व्यक्तित्व निर्माण में वो सुप्रीम कमांडर था, आपने उसको बिल्कुल सुप्रीम के रूप में एक्सेप्ट किया था. ये एक मनोविज्ञान होता है. It's absolute. एक फैक्टर और होता है. हेलो Sir, it is absolutely right, sir. Absolutely right. जी, राइट, थैंक यू. सो एक दो पॉइंट और फिर अपन इंटरैक्शन सेशन में चल सकते हैं. लर्निंग प्रोसेस में, एडल्ट लर्निंग प्रोसेस में हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट. वेयरएज इन चाइल्ड लर्निंग मैकेनिज्म, पेडागॉजी में यूटिलिटी वाज नेवर एन इशू. मैं आजकल की और मेरे समय की पढ़ाई का थोड़ा डिफरेंस आ गया है, पर मैं इसीलिए अपने उदाहरण देता हूं. आजकल के जो प्राइमरी स्कूल में कैसा चल रहा है उसका मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है. मैं आई डोंट हेजिटेट टू एक्सेप्ट दिस, पर मैं आपको उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं. जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, हमारे गुरुजी आते थे, कहते थे 2 का पहाड़ा सब लोग बोलो. पूरी क्लास पूरे 30 मिनट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 ये बोल रही है. 2 दाहम 20 हो गया, फिर 2 एकम 2. पूरा क्लास में ये क्यों कराया जा रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, ये मैंने कभी नहीं पूछा. इमला लिख के ले जाते थे. गुरुजी कह देते थे कि कल 3 का पहाड़ा स्लेट में पेंसिल से लिख के लाइए. 10 बार इधर और स्लेट के दूसरे भाग में 10 बार. रात भर बैठ के 3 से लेके 3 दाहम 30 तक लिखा. 10 बार इधर लिखा, 10 बार उधर लिखा, और ऐसा पकड़ के पूरे स्कूल में स्लेट को अलग से हाथ में पकड़ के हम जाते थे, कहीं मिट न जाए कि पिटाई हो जाएगी. और जब सर को दिखाएं और जब वो एक खड़िया से राइट का निशान मारे तो बड़ा हल्का लगता था कि काम हो गया. पर ये मेरे दिमाग में और आपके भी दिमाग में ये कभी नहीं आया होगा कि साहब ये 3 के पहाड़े को ये 10-10 बार क्यों लिखा रहे हो भाई. 2-4 बार लिखाओ, हो गया, रटा गया, आप पूछ लो, खत्म. और ये 3 के पहाड़े का उपयोग क्या है. एक और मजेदार बात बता के मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा उपद्रव कर बैठा था. एक 7वीं 8वीं में आते आते एक टंकी का सवाल बड़ा होता था हमारे समय से, आज भी चलते हैं कि साहब एक बड़ी भारी टंकी है और उस टंकी में एक नल है जो टंकी को खाली करता है, दूसरा नल है जो टंकी को भरता है. और जो टंकी को भरता है वो नल टंकी को 4 घंटे में भरता है, और जो टंकी को खाली करता है वो नल टंकी को 6 घंटे में खाली करता है. यहां तक तो बात ठीक थी. पर अब आगे सवाल कि साहब अगर दोनों नल चालू कर दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगी, हिसाब करके बताओ. और हम लोग भिड़ जाते हैं, आप भी भिड़े होंगे, मेरा दावा है कि साहब वो दोनों नल चालू हो जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी. और आप में से किसी ने भी उस समय ये सवाल सर को नहीं पूछा होगा कि सर ये कौन बेवकूफ है जो दोनों नलों को चालू करके टंकी भरने का हिसाब कर रहा है. अगर नल भरना है तो भरने वाला नल चालू करो, खाली करना है तो खाली करने वाला नल चालू करो, साफ सूफ करके फिर उसको बंद करो और भरने वाला नल चालू करो. ये दोनों नल चालू कर रहे हैं और अब हिसाब लगा रहे हैं कि यार ये क्या सवाल है, इसकी उपयोगिता क्या है. ऐसे सवाल मैंने और आपने अपने पेडागॉजी के दौर में कभी अपने टीचर को पूछे ही, वो आया ही नहीं दिमाग में. पर आज जब मैं अपने को किसी क्लासरूम में बैठा पाता हूं और जब कोई लेक्चर देना शुरू करते हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आता है, इसका उपयोग क्या, फायदा क्या. अगर फायदा होगा तो सुने, और अगर उसका उपयोग नहीं है तो क्या समय की बर्बादी हो रही है. फालतू का ज्ञान मेरे को नहीं बटोरना है, उपयोगिता की बात बताइए. दैट इज ए वेरी मेजर psychological shift that has taken place when I was a child and when I become an adult.
तो इन बातों को भी ध्यान में रखिए। और दूसरी एक बात और, आखिरी बात, पीडेगॉगी में लर्नर का ईगो नहीं होता और एंड्रेगॉगी में ईगो सबसे ऊपर खड़ा रहता है। मुझे याद है पिटाई हो जाती थी उस समय, हमारे समय पिटाई वॉज ए कॉमन प्रैक्टिस अमंग द टीचर्स। खराब लगता ही था, पर अभी दो झापड़ खाए थे और अभी 5 मिनट में सर कहते हैं जा तो बेटा वो स्टाफ रूम से चौक लेके आओ, तो इतने दौड़ के जाते थे खुशी से कि साहब कितनी बड़ी मेरी उपलब्धि हो गई कि सर ने मेरे को चौक लाने कहा। पूरे उस दौर में आज भी बच्चों के मनोविज्ञान में फर्क नहीं आया है। अभी तो मेरे को मारा था, मैं क्यों जाऊं, किसी और को भेजो, मैं नहीं चौक लाने वाला। ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। मेरा दावा है आपके दिमाग में भी नहीं आई होगी, क्योंकि माई ईगो डिड नॉट एग्जिस्ट देन। इट डिड नॉट एग्जिस्ट, आई वॉज जस्ट ए रिसीवर। गलती हुई है तो मार खाए, नहीं गलती हुई है तो पुरस्कार पाए, और इन दोनों मैकेनिज्म के बीच में लर्निंग हो रही थी। पर एंड्रेगॉगी में यह नहीं हो पाता। एंड्रेगॉगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है, अगर आप मेरे ईगो को हर्ट करेंगे तो आप बड़े महान क्यों न हो, मुझे नहीं सुनना है, आपको रखे रहिए अपनी विद्वत्ता अपने पास, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खोज लूंगा। दैट इज द पॉइंट विच ट्रेनर शुड ऑल्सो टेक इन टू माइंड कंसिडरेशन। अगर एक ट्रेनिंग सिचुएशन है, एक लर्निंग मैकेनिज्म हो रहा है, तो वो क्लास लेने वाले को ये ध्यान रखना पड़ता है कि साहब ये जो क्लासरूम में जितने बैठे हैं उनमें से किसी का ईगो हर्ट न हो, संभाल के चलें, धीरे धीरे बात करें, नॉन हर्टिंगली अपनी बात को। सर मैं आपसे सहमत नहीं होता, ऐसा कोई कह भी दे तो भी फैसिलिटेटर ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, भले ही वो सच हो, कि तुमको कुछ नहीं आता जी, चुप बैठो, फालतू की बात करते हो, सहमत नहीं हूं, मेरी बात अभी सुनो, बाद में देखना, बाद में बात करना। ये कहने की हिम्मत किसी एडल्ट लर्निंग सिचुएशन में फैसिलिटेटर नहीं कर सकता। वो क्या कहेगा, नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी एक पॉइंट है, पर मेरे पॉइंट को भी कंसिडर करिए। उसका जोर कंटेंट पर कम और आपके ईगो के हर्ट न होने की जद्दोजहद में ज्यादा है। That is the difference. This is the psychological parameter that must be considered while we are taking an adult learning situation. ये मनोवैज्ञानिक पैरामीटर्स हैं। तो जब हम क्लास ले रहे हैं या हम कोई ट्रेनिंग सिचुएशन में बतौर फैसिलिटेटर हैं, तो मेरा टारगेट ग्रुप क्या है उसके हिसाब से मुझे मेरी रणनीति बनानी पड़ेगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साहब कौन से कैटेगरी का मेरा रिसीवर है। अगर पीडेगॉगी के रैंक में है तो मेरी क्लास कंडक्शन की, मेरे इनपुट देने की स्ट्रेटेजी अलग होगी। और अगर मैं एंड्रेगॉगी के सिचुएशन में हूँ, एडल्ट के ट्रेनिंग या लर्निंग के मैकेनिज्म में हूँ, तो मेरी लर्निंग अलग होगी। क्योंकि एक एडल्ट का मनोविज्ञान, उसकी डिपेंडेंस, उसका एक्सेप्टेंस, उसका ईगो, यूटिलिटी का लेकर के उसका आग्रह, ये सारी बातें जो हैं, या मेरी एक्सेप्टेबिलिटी, ये सारी बातें अलग हैं। तो ये इन बातों को अगर हम ध्यान रखते हैं तब जा करके हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। तब जा आप एक स्कूल के बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं, जिस ढंग से हैंडल करते हैं, वैसे ही कट पेस्ट करके किसी एडल्ट लर्निंग सिचुएशन में हैंडलिंग नहीं कर सकते, हम वहां पर फेल हो जाएंगे। या अगर हम एक एडल्ट सिचुएशन में या एंड्रेगॉगी के कंडीशन में जैसी ट्रेनिंग इनपुट देने का रणनीति बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वैसा ही अगर हम किसी पीडेगॉगी के फ्रेम में करें, वहां पर भी हम फेल हो जाएंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये एक सफल टीचर को करना होगा। और ये मेरा आपसे भी अनुरोध है, और यही मेरी बात है जो मैं आपसे आज कहना चाह रहा था। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अब तक जो मैंने बातें आपसे कही हैं, उस संदर्भ में अगर कोई बातें हों तो आपके प्रश्नों का या शंकाओं का स्वागत है, मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा।
Sir, good afternoon. सर गुड आफ्टरनून सर, बोलिए सर। Rajneesh Upadhyay from Mungeli, sir. जी अरे बाप रे, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही, आवाज सुन रहा हूँ मनीष जी, बोलिए Nice to see you here, sir. सर, बोलिए। Sir, it has So nice always been a to great see you. opportunity to. It has always been a great opportunity to have interaction with you, sir. So So I'm nice really of very you. much thankful to you for sharing these valuable tips. So, sir, as you are talking about the ego, sir, ego of the adults while learning. Yeah. So Yeah. you are absolutely right. Adults are having the robust ego at the time of learning. So my question and query is that, sir, how to get rid of that robust ego, because we are adults now, and now we have to learn a lot of things. So I would like to ask this question on behalf of many. Though I may claim that I do not have that kind of robust ego, but it is absolutely a fact that most of the people have, and most of the individuals have this concept in the mind that they are already learned once and knowledgeable once. So they do not want to receive anything from the other end. So that is the question, sir, and this is a common question: how to get rid of that robust ego so that learning can be a smooth one, and we can be able to set an example before our students, so that they can also go ahead with the learning process and tendencies, sir. So please just Okay. talk a bit about that, sir. Thank you, sir. Right. The point is, ego is never an issue when we are interacting with the students of schools. I'm not talking about the higher secondary school. There, the ego starts generating. They become a little bit sensitive, and if the school is a co-ed school, then it is really a challenge. You have to be careful. अदरवाइज ईगो बहुत बड़ा इशू स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता, पर एडल्ट के साथ होता है। मेरा केवल ये कहना है, इट इज सच ए रियलिटी दैट वन शुड नॉट refuse to accept its existence. It is there. Accept it. Accept it. And while delivering the topic, I have to be very careful that I do not unnecessarily hurt anybody's ego. Because if you hurt anybody's ego, or if you are aggressive towards someone's argument and you hurt the ego of the individual, the person will go into shell. Receptivity will drop to zero. वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो बंद हो जाएगा, वो दिमाग बंद हो जाएगा, कलम बंद हो जाएगी, और वो पोकर फेस बैठा रहेगा, एंड वो हमारा पर्पस नहीं है। और इसीलिए एडल्ट लर्निंग कंडीशन में पेशेंट लिसनिंग इज द की। यू हैव, जैसे हम कह रहे हैं कि मैं आपसे जो कह रहा हूं उसमें जो वैलिड पॉइंट है उसको आप पकड़िए, वैसे ही ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आई शुड बी केयरफुल इन पिकिंग अप द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन योर क्वेरीज ऑल्सो। उसको भी मैं पकड़ने की कोशिश करूं, उसको भी मैं एक्नॉलेज करूं, और एक्नॉलेजिंग समबडीज आर्गुमेंट is the best way to tackle the ego of the person. That is one of the best ways. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इफेक्टिव स्पीकर्स होते हैं, आप जो कह रहे हैं ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, पर ऐसा करके वो शुरू करते हैं। वो ये कभी नहीं कहते कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल फालतू बात है साहब, आप मेरी सुनिए, ये कभी नहीं कहेंगे वो। They will always say what you are saying is absolutely correct, but I want to supplement this. ऐसा करके वो अपना पॉइंट जोड़ते हैं। That is the right strategy. If the adult learning situation is there, take care not to hurt anyone's ego. Take care to find out the good points of the argument of the participant. And even if they don't go with your own argument, appreciate them and try to mold them in your presentation, in your track. That is one thing. ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। Is that fine with you, sir, मनीष जी? Thank you. Hello. ठीक है? Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल ठीक. जी जी। Thank you. और सर Sir, कोई और सवाल? please, would you like to clear it? What is the difference between self-respect and ego? Self-respect and ego. I may not be technically very proficient in
explaining the difference between the two. But self-respect is something, but to me, self-respect is a very positive attribute of a personality which must be admired and must be promoted, because you have got to respect your own entity with respect to your knowledge and your experience and the skills. But ego sometimes Yeah. does not reflect it. Ego sometimes is, I should say, extempore. कोई चीज मुझे unnecessarily hurt करती है, अब मुझे ऐसा लगता है कि I am extraordinary and no one around me is better or superior to me, without substantiating it with data. जब बिना डेटा के मैं इस बात को सब्सटेंशिएट करके अपने आप को बेहतर अपने आप को मानता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग मेरी सुपीरियरिटी को या मेरी एंटिटी को एक्सेप्ट करें, वहां पर ईगो आता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को मैं बहुत पॉजिटिव एट्रीब्यूट के रूप में देखता हूं, बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट, एवरीवन मस्ट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट। परंतु जब सेल्फ रिस्पेक्ट जब हम बात करते हैं, तब इंसान जो है फॉल्स रिस्पेक्ट में नहीं जाता, उसकी रिसिप्टिविटी मेंटेन होती है। कोई ऐसी चीज जो उसको नहीं मालूम या किसी दूसरे से वो रिसीव कर रहा है, जो वो पाता है कि वो उससे बेहतर है, तो उसके रिसिप्टिविटी में बिल्कुल भी वो अपने आप को रोकता नहीं है, वो एक्नॉलेज करता है। और ये वही कर पाता है जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़िया हो। ईगोइस्ट होने वाला आदमी किसी से भी, किसी को भी रिसीव करने या किसी को भी एक्सेप्ट करने की मनोदशा में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। ये मेरा कहना है। Am I acceptable to you, sir? Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir. और बताइए। Whatever you just explained is the difference between ego and self-respect, sir. Ranish, sir. Ranish here. Yes, Tiwari sir is. Hello. Hello. Tiwari ji. Yes, sir. I think ego is that element which gets hurt when we depend on others. If we feel hurt by the behavior and by the works of others, then it is ego. But when we feel hurt by our own work, by our own performance, then it is, I think, self-respect. So self-respect is respect is associated with the self, and ego is always associated with others. So that is the criterion I think which we can have. So we will have to analyze this fact. If we feel hurt by others, then it is that is an ego. That is what I want to share. Thank you. Upadhyaya, sir. Hello. No sound is coming. Why so? Hello. हाँ सर। Yes, sir. Okay, agree with this fact. Upadhyaya, sir. जी, Thank you, sir. Thank you. मैं भी उससे सहमत हूँ। मैंने तो भी उपाध्याय जी को धन्यवाद दिया कि he added to my conceptual clarity. So thank you very much. I learned a lot from you, sir. I just shared whatever I had learned from you. Sir. So nice of you, so kind of you. Anything more? एक बात Sir, may I share another query? Yes, थोड़ा please. एक 2-3 मिनट है, क्योंकि कोई सवाल नहीं, इसलिए मैं कुछ कहना चाह रहा था, शेयर करना चाह रहा था। कई बार लोग ये पूछते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव आवर कैपेसिटी टू लर्न एट एडवांस एज। तो उसमें मैं, जैसे हमने ये देखा कि व्हेन ए चाइल्ड लर्न फास्टर एंड एन एडल्ट द रेट ऑफ लर्निंग स्लोज डाउन। The reason being acceptance, the total acceptance, the total dependence, etc., all those points which we narrated in the past, they are responsible for fast learning. But as we grow in age, we become efficient, we become knowledgeable, we become experienced, but still our rate of learning slows down because acceptance is not there, because dependence is not there. So we are always raising questions and doubting the input.
That is the reason why the rate of learning at higher efficiency level is less and at lower efficiency level it is high. So what to do? एक ने हमसे एक बार पूछा कि क्या should we become the child again? The answer is big no. We cannot afford to become a big child now and start accepting everything that comes my way, be it wrong or right, without bothering. That is not the right way. The point is, only one short point that is most important is, a child accepts whatever comes his way. An adult should receive what it comes his way. You only receive, you don't have to accept. What happens is, we fail to receive things. We are blocking the inflow of information. We are blocking inflow of knowledge. We are blocking everything that comes my way. We have closed our mental windows. My only request is just open them and receive whatever comes my way. I do not say that it should be accepted. I then suggest that what should be done is, whatever I have received, I should apply without prejudice, without being subjective, without allowing my views to intimidate the new information that has come my way, and observe the outcome. If the outcome is positive, then only the received information should be accepted. But if the outcome is not positive, not constructive, then I, as an adult, have every right to reject the information. I do not accept anything that comes my way at this age. I must not, but I must receive everything. I must cross-check it. I must apply it objectively. And if I find it useful, then only I accept. And if I don't find it useful, then I have every right to reject it. That is what I suggest to the adults, the people who are in the field of andragogy. That is one thing. Then, if I am open, a perpetual cycle of growth continues. Otherwise, stagnation is the main problem. And मैं कई बार ये देखता हूँ, those who have reached the level of stagnation, if someone wants to say something कि भाई साहब थोड़ा मेरा ऐसा, ये थोड़ा ये सुन लेते, या मेरा विचार ऐसा है, या मैं ऐसा सोचता हूँ, the spontaneous response that I receive from the people who have reached the level of stagnation, मेरे को मत बताओ यार, मैं सब जानता हूँ. That is the dangerous response. That is the strongest possible signal that this person has reached the level of stagnation and has refused to grow, has refused to develop anymore. और ये mentality जो है बड़ी खतरनाक है, and that must be checked, that must be prevented. मेरे को मत बताओ, यानी आप ब्रह्मज्ञानी हो गए, इस बात का दावा करने वाला इंसान ये सर्टिफिकेट खुद दे रहा है कि अब मुझ में ठहराव आ गया है, अब मैं जहां हूं वहीं पर रहूंगा, बाकी तुम लोगों को आगे जाना हो तो चले जाओ. तो ये एक पॉइंट मेरा एक जनरली रहता है कि लोग इसका ध्यान दें कि अगर हमको अपने पर्सनालिटी की या एक ग्रोथ को मेंटेन करना है, not with the same speed but a reasonable speed, then acceptability should be replaced by receptivity. Subjective acceptance or rejection should be replaced by objective application, and subsequent acceptance and rejection, that is anybody's right, that should be done. So this is another thing which this dimension I wanted to add आप लोगों के लिए. Is that okay? Okay, sir. Sir. Thank you. मैं चाह रहा था कि 4 बजे, हाँ श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? सर यही हूँ. हाँ सर बताइए. सर नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें फिर इसको 5 मिनट में. नहीं, इसी कोर्स में चालू करना हो तो नेक्स्ट सेशन चालू कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. न्यू लिंक से स्टार्ट करते हैं सर. सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो री लॉगिन करिए नेक्स्ट लिंक से. अच्छा.